हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र है 2019 का। प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है एन एलगेज ने, दूसरा ऑप्शन है बी ओ स्मिथ ने, तीसरा है रायबर्न ने, चौथा है सी कोड ने। तो इसका सही आंसर है बी ओ स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। प्रश्न संख्या है दूसरा, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में। तो इसका सही आंसर है आगमन विधि का प्रयोग होता है मतलब उदाहरण उदाहरण देकर समझाना। तो इसका प्रयोग जो है व्याकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बात दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? ऑप्शन है धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। तो इसका सही आंसर है तो दृश्य श्रव्य सामग्री के चरण में सबसे सर्वाधिक प्रमुख है विषय वस्तु की प्रकृति। प्रश्न संख्या है 4, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं? ऑप्शन है छात्र, पाठ्य वस्तु, अभिभावक या फिर शिक्षक। तो कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो अभिभावक जो है वो संप्रेषण का घटक नहीं है। प्रश्न संख्या है 5, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षक जो है अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता करा रहा है। इसमें बच्चा खुद मतलब शब्दों का भंडार करेगा। अंताक्षरी जब खेलेंगे तो वो खुद से सोचेगा। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या है 6, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम का सिद्धांत बनाना तो कौन सा शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन है तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या है 7, प्रश्न संख्या 7 जो है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन है हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोवेल ने, फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही आंसर है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा जो है फ्रोवेल ने दी थी। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रविधि में, वाद विवाद प्रविधि में, प्रयोगशाला प्रविधि में, पाठ्य पुस्तक प्रविधि में। तो छात्र जब अपने भाव विचार को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना सीखेंगे तो ये वाद विवाद प्रविधि हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद प्रविधि में बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये हमारा वाद विवाद प्रविधि हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है रूसो है, प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है। तो इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात है और इसे सुकराती प्रविधि भी कही जाती है प्रश्नोत्तर प्रविधि को। अगला है प्रश्न संख्या 10, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया तब प्रभावी होगी जब स्पष्टता के साथ होगी। कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है तो कौन सा शिक्षण अपनाता है? बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि या फिर उपचारात्मक शिक्षण विधि, सहभागी शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर है कक्षा कक्ष की कमी होगी तो बहुकक्षा शिक्षण को अपनाएगा। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
किस कौशल में किया जाता है? व्याख्यान कौशल में, नियमन कौशल में, पुनर्बलन कौशल में या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल में? तो इसका सही आंसर है पुनर्बलन कौशल में किया जाता है। प्रश्न संख्या है 13। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम के प्रयोग से क्या होता है? छात्रों को पाठ में सहजता से बोधगम्य होता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपर्युक्त सभी। जब कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक टीएलएम का प्रयोग करता है तो ये सभी होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या है 14। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम है? ऑप्शन है दृश्य श्रव्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर है फ्लैनल बोर्ड जो है दृश्य सामग्री है। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो कौन सा है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, वो टीएलएम कौन सा है? ऑप्शन है पत्थर और कंकड़, टहनियां, पत्तियां, मानचित्र। तो इसका सही आंसर है जो प्रकृति से नहीं प्राप्त की जा सकती वो मानचित्र हो जाएगा, क्योंकि पत्थर और कंकड़ हमारा प्रकृति में मिल जाता है, टहनियां भी और पत्तियां भी। अब आगे हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या है 16। शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी शिक्षण की परिभाषा क्या है ये बताना है। उत्तर है शिक्षण एक ऐसी सामाजिक एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। प्रश्न संख्या है 17। प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताने हैं, यानी प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके किस प्रकार हम प्रभावी कर सकते हैं संप्रेषण को। तो पहला है भाषा जो होती है सरल, स्पष्ट और बोधगम्य अभिव्यक्ति वाली होनी चाहिए। दूसरा है द्विमार्गी संप्रेषण, छात्रों में पृष्ठपोषण फीडबैक प्राप्त करना चाहिए जिससे संप्रेषण जो है प्रभावी बन सके। प्रश्न संख्या है 18। किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख करना है। किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का नाम लिखना है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें जो है छात्र स्वयं अपने से कार्य करके आसानी से सीखते हैं। दूसरा है रुचि का सिद्धांत, पाठ्य वस्तु में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, ये रुचि का सिद्धांत करता है। प्रश्न संख्या है 19। शिक्षा सूत्रों से प्राप्त होने वाले दो लाभ बताइए, यानी शिक्षा सूत्र से क्या लाभ होते हैं इसके दो लाभ बताने हैं। उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया सरल और सुगम और प्रभावी बनती है, छात्रों का समय एवं श्रम बचता है तथा ज्ञान स्थायी होता है। प्रश्न संख्या है 20। प्रकृति का अनुसरण सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति का अनुसरण सूत्र से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बालक को उसकी प्राकृतिक अवस्था, आयु, रुचि एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, न कि उस पर कोई अप्राकृतिक दबाव बनाना चाहिए। यानी प्रकृति का अनुसरण मतलब बच्चा जो चाहता है उनकी रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुसार उनको कार्य दे, न कि जो उन्हें पसंद नहीं है ऐसा कोई कार्य देके उनको दबाव डाला जाए। प्रश्न संख्या 21। प्रश्नोत्तर प्रौढ़ी के दो लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर प्रौढ़ी के कई लाभ हो सकते हैं, जैसे छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है। जब छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है तो छात्र मतलब सक्रिय हो जाते हैं क्लास में, ये भी एक लाभ हो सकता है। कक्षा में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है और वे सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या है 22। शिक्षण में खेल प्रौढ़ी का क्या महत्व है? तो शिक्षण में खेल प्रौढ़ी का क्या महत्व है ये बताना है। उत्तर है खेल प्रौढ़ी से बच्चे बिना किसी मानसिक तनाव के आनंद पूर्वक सीखते हैं। इससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास एक साथ होता है। प्रश्न संख्या है 23। बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है? उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को मुख्य बिंदु माना जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है और बालक गौण रहता है। प्रश्न संख्या है 24। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ है? जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक योग्यताओं एवं अधिगम स्तर वाले बालकों को एक साथ ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। जैसे कि एक ही शिक्षक जो है एक ही कक्षा में
कई कक्षाओं को, जैसे 3, 4, 5 की कक्षाओं को बैठाकर एक साथ पढ़ाता है, उसे ही कहते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। प्रश्न संख्या है 25। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के अधिगम की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण उन कमजोरियों को दूर करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है 26। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। यानी एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण बताना है। पहला गुण है, प्रस्तावना संक्षिप्त एवं छात्रों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। और दूसरा है, प्रश्न क्रमबद्ध एवं नवीन पाठ के प्रति उत्सुकता जगाने वाले होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न से रिलेट हो सके। जैसे मैंने पूछा, हमारे देश का नाम क्या है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका उत्तर होता है, हमारे देश का नाम जो है भारत है, तो उसी उत्तर से रिलेट करके हम दूसरा प्रश्न बनाए, तो भारत की राजधानी क्या होगी? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली हो जाएगी। ऐसे जो है क्वेश्चन क्रमबद्ध उत्तर से रिलेट हो सके, ये भी एक अच्छी गुण प्रस्तावना के गुण है। प्रश्न संख्या है 27। काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है? यह क्यों किया जाता है? उत्तर है, काठिन्य निवारण मुख्यतः भाषा शिक्षण यानी भाषा साहित्य पाठ योजना का घटक है। यह पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि छात्र पाठ का मूल अर्थ समझ सके। प्रश्न संख्या है 28। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी निश्चित कक्षा या स्तर के लिए निर्धारित किए गए वे न्यूनतम ज्ञान, दक्षताएं एवं कौशल जिन्हें प्रत्येक छात्र से प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, उसे ही अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब होता है कि जैसे कक्षा 1 के बालक को 1 से लेके 100 तक गिनती, और 2 से लेके 5 तक पहाड़ा, और आ से लेके ज्ञा तक अक्षरों का ज्ञान, और ए से लेके जेड तक अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। तो यही है अपेक्षित अधिगम स्तर है। प्रश्न संख्या है 29। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर है, सामग्री को नमी, धूल व कीड़ों से बचाकर सुरक्षित स्थान अलमारी में रखना चाहिए। दूसरा है, समय समय पर सामग्री की मरम्मत एवं सफाई करनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 30। गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। तो पहला उपकरण है डोमिनो की पट्टियां, दूसरा है आकृति ब्लॉक जियो बोर्ड। अब आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। उत्तम शिक्षण जो है उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उत्तम शिक्षण सदैव निश्चित शैक्षणिक उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। चौथा है, सहयोगात्मक एवं क्रियाशील। इसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या है 32। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य तत्व हैं। पहला है भौतिक बाधाएं। इसमें अत्यधिक शोर आता है, और खराब मौसम, दूरी, कम रोशनी। और दूसरा है भाषा की जटिलता, कठिन शब्दों, अस्पष्ट उच्चारण या अज्ञात भाषाओं का प्रयोग। तीसरा है मानसिक एवं संवेगात्मक बाधाएं। संप्रेषण में जो है मानसिक एवं संवेगात्मक बाधाएं भी आ सकती हैं, जैसे ध्यान न देना, डर, झिझक, अरुचि या तनाव उत्पन्न करना। और अगला है अस्पष्ट संदेश। प्रेषक द्वारा संदेश को सही ढंग से प्रस्तुत न करना, ये भी संप्रेषण में बाधक तत्व बन सकता है।
प्रश्न संख्या है 33। शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यानी नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है, क्या काम करता है? नियोजन के सिद्धांत का तात्पर्य शिक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व उसकी पूर्व योजना जिसे प्लानिंग बनाने से है, जिसके अंतर्गत शिक्षक पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, उपयुक्त शिक्षण प्रविधियों और टीएलएम का चयन करता है तथा समय व कार्य का सही आवंटन करता है। योजनाबद्ध शिक्षण से समय की बचत होती है और शिक्षण सुव्यवस्थित एवं लक्ष्य उन्मुख बनता है। तो नियोजन का सिद्धांत ये कहता है जैसे हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं, वही है अगर हम शिक्षण कार्य करने से पहले शिक्षण की योजना बना लें, इसे कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कि कैसे क्या करना है, तो इसकी पहले योजना बनानी चाहिए। यही है नियोजन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या है 34। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है यह सूत्र जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार बालक पहले किसी वस्तु को उसके समग्र पूर्ण रूप को देखता है और बाद में उसके अलग अलग अंगों अंशों या सूक्ष्म अध्ययन करता है। उदाहरण जैसे पर्यावरण में यदि वृक्ष का ज्ञान देना हो तो पहले पूरा पेड़ दिखाया जाता है, फिर तत्पश्चात उसके विभिन्न हिस्सों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल की जानकारी दी जाती है। प्रश्न संख्या है 35। समूह चर्चा विधि के लाभ बताना है। यानी समूह में चर्चा करने से क्या लाभ होता है, ये लाभ बताना है। तो समूह चर्चा विधि के लाभ निम्नलिखित है। पहला है छात्रों में स्वतंत्र चिंतन, तर्क शक्ति और अभिव्यक्ति का विकास होता है। दूसरा है छात्रों में सहकारिता, सामाजिकता और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने की भावना बढ़ती है। तीसरा है झिझक एवं संकोच दूर होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगला है कठिन से कठिन विषयों पर छात्र मिलकर समाधान खोज लेते हैं समूह चर्चा के माध्यम से। प्रश्न संख्या है 36। कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं बताइए। यानी अच्छे प्रश्न की क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बताना है। तो पहली विशेषता है प्रश्न की भाषा सरल एवं स्पष्ट और छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है प्रश्न संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। अगली विशेषता है प्रश्न विचारोत्मक यानी सोचने पर मजबूर कर देने वाली होनी चाहिए। और अगली विशेषता है प्रश्नों में क्रमिकता और स्पष्टता होनी चाहिए ताकि उनका एक ही अर्थ निकले और दूसरा कोई अर्थ न निकले। प्रश्न संख्या है 37। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। यानी बाल केंद्रित शिक्षण में ऐसी कौन सी 4 प्रविधियां हैं उनके नाम लिखना है। तो बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियां हैं। पहला है खेल प्रविधि जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रविधि जिसमें बच्चों से प्रश्न किया जाता है, बच्चे खुद से सोचते हैं, तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है। अगला है कहानी एवं कथन विधि। अगर हम बच्चों को कहानी दें तो वो कहानी बनाएंगे तो उनमें कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो ये बाल केंद्रित शिक्षण की विधियां हैं। और अगली है प्रयोगशाला एवं गतिविधि। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए तो उनमें जो है आत्मविश्वास एवं रुचि बढ़ती है। हम श्याम पट्ट पर काम करते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए ये बताना है। तो उत्तर है श्याम पट्ट लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है अक्षर साफ, सुंदर, सीधे और स्पष्ट आकार के होने चाहिए। दूसरी विशेषता है यानी सावधानी है श्याम पट्ट पर लिखते समय शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पर खड़े होना चाहिए। ये नहीं पूरा बोर्ड पे जाके खड़े हो जाए। तो हमें 45 की डिग्री बनाकर खड़े होना चाहिए। और अगला सावधानी है महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग रंग की चौक या अंडरलाइन करके दर्शाना चाहिए। जैसे कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो गई, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो उस सन को हम क्या कर दें, हाईलाइट कर दें या फिर रंगीन चाक से बनाए उसको। और अगली सावधानी है लेखन कार्य समाप्त होने पर डस्टर को ऊपर से नीचे की ओर चलाकर बोर्ड को साफ किया यानी जब लेखन कार्य बच्चे समाप्त कर चुके तो हम उन्हें ऊपर से नीचे की ओर मिटाकर डस्टर वहीं रख देना चाहिए। और प्रश्न संख्या है 39। अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के 4 उपाय हैं। पहला है गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियां और टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए।
और दूसरा है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा है निदानात्मक परीक्षण के पश्चात आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षा देना चाहिए। चौथा है छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर एवं सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। प्रश्न संख्या है 40, यानी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र 2019 का आखिरी क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है दृश्य श्रव्य सामग्री की 4 विशेषताएं हैं। पहला है इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग। इसमें आंख और कान दोनों सक्रिय रहते हैं, जिससे अधिगम स्थायी रहता है। दूसरा है रोचकता एवं ध्यान आकर्षण। पाठ नीरस न होकर अत्यधिक रोचक बन जाता है। तीसरा है कठिन अवधारणाओं का सरलीकरण। अमूर्त या जटिल विचारों को आसानी से समझाया जा सकता है। और अगला है समय की बचत। कम समय में प्रभावी तरीके से अधिक जानकारी दी जा सकती है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 का प्रश्न पत्र।